वो सारे मुद्दे गरीबों के उठा रहे थे। आप ये देखिए, गरीबों के मुद्दे उठाने वाले, मजलूमों के मुद्दे उठाने वाले, मजदूरों के मुद्दे उठाने वाले और पढ़ाई वाले, शिक्षा के मुद्दे उठाने वाले जितने भी लोग थे, वो क्या सोच रहे थे कि जो गरीब लोगों का वोट है वो हमारे पास आ जाएगा और जो ये छोटी कास्ट के लोग हैं, छोटी जातियों के लोग हैं, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, शोषित समाज है, वंचित समाज है, ये सारे समाज का वोट हमारे पास आएगा, बटेगा, यानी कि हमारे पास भी बटेगा और जो इनकी बात करती है, इनके उत्थान की बात करती है, उन पार्टियों के पास से भी जाएगा। तो ऐसी पार्टियां कौन सी थी? ऐसी पार्टियां तो थी इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की। और महागठबंधन की पार्टियों में अगर इन वोट का चला जाएगा, इन लोगों का वोट चला जाएगा तो ये जीत सकते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर सीधे सीधे तौर पर इस तरीके के मुद्दे उठा रहे थे ताकि वो गरीब लोगों का वोट इंडिया यानी महागठबंधन से चिपका करके अपने पार्टी में ले आए, तो वोट का बंटवारा होगा और उधर एनडीए जीत जाएगा। शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि इनका राजनीति से दूर दूर तक का कोई मैटर नहीं है, ना इनको राजनीति करनी है, ना इनको राजनीति में आना है। वो इसीलिए कह रहे हैं भाई मैं किस बात का इस्तीफा दूं, किस चीज़ से इस्तीफा दूं, मेरे पास तो कोई पद है नहीं। पद उनके पास है अपनी कंपनी का, जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं, दूसरों के लिए हायर होकर के वो काम करते हैं। एनडीए ने उनको हायर कर रखा था और हायर होने के बाद ये उनका इस बार भी स्ट्रेटेजी प्लान था कि ये इस बार चुनावी मैदान में उतर करके एनडीए को फायदा पहुंचाएंगे। वो उन्होंने अपना काम कर दिया, उनको उनकी फीस मिल गई, तो अब किस बात का इस्तीफा देंगे वो? भाई अब ये तो है नहीं वो अपनी कंपनी के पद से इस्तीफा दे देंगे। तो इसलिए जो मीडिया कर्मी उनसे पूछ रहे हैं या पवन गौंड उनसे पूछ रहे हैं कि भाई अब ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, तो इस्तीफा तो राजनीति से मांग रहे हैं जो मीडिया कर्मी मांग रहे हैं। लेकिन उनका कहना सही है प्रशांत किशोर का कि भाई मेरे पास तो कोई पद है नहीं, मैं कौन से पद से इस्तीफा दूं, क्योंकि जिस पद पर रहते हुए उन्होंने एनडीए का फायदा किया, जो उनका अपनी कंपनी के वो सीईओ है, मैनेजर है, वो जो इलेक्ट्रॉल कंपनी है उनकी, इलेक्ट्रॉल मैनेजमेंट जो करती है, तो उस कंपनी के जरिए उन्होंने एनडीए को फायदा दे दिया। उस कंपनी से तो भाई कोई इस्तीफा उनसे ना ले सकता है, ना वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो उनका निजी मामला है, कोई प्रदेश का मामला नहीं है, कोई राजनीतिक मामला नहीं है। वो एक निजी कंपनी के मालिक हैं और निजी कंपनी सुनने में तो ये भी आया था सुनने में कि प्रशांत किशोर के साथ जितने भी युवा थे वो सब अगड़े समाज से थे। सारे युवा अगड़े समाज से थे और बहुत सारे तो ब्राह्मण लोग थे। मैं तो सीधा सीधा कह देता हूं कि ब्राह्मण लॉबी को, ठाकुर लॉबी को और सबको उन्होंने जोड़ने का काम किया, और वो भी ऐसे लोगों को जिनका मोहभंग हो चुका है एनडीए से। सिर्फ उन लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। यानी कि अगर आप ये देखिए कि महागठबंधन में अगर बड़े समाज के, अगड़े समाज के लोग जाना चाह रहे थे और वो समर्थन दे रहे थे कि इस बार हम जो है जो राजद को समर्थन देंगे, कांग्रेस को समर्थन देंगे या इनके जो घटक दल हैं उनको समर्थन देंगे, तो इन वोट बैंक को रोकने के लिए बैरियर थे प्रशांत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, प्रशांत किशोर तो बड़ी बड़ी बात करते थे, लेकिन चुनाव जब हुआ है और उनका जो रिजल्ट, उन्होंने अपना खुद का रिजल्ट देखा है और चारों तरफ बिल्कुल साफ। अब वो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा, मैं तो राजनीति करूंगा। मैंने ऐसे थोड़ी कहा था, पहले कह रहे थे कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिल्कुल। देखिए, आप ये वही सवाल कर रहे हैं। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो हमारे कैमरामैन पवन गौंड वो भी यही सवाल उठा रहे थे कि देखिए बेचारा जो है प्रशांत किशोर, उसके पीछे मीडिया लग गई है। लेकिन पवन गौंड को ये पता नहीं है कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया। प्रशांत किशोर ने वो कहाँ से बेचारे हुए भाई? जो वो काम करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे उन्होंने वो काम कर दिया। वो एनडीए को जिताने के लिए उतरे थे और वो शुरू से उनकी स्ट्रेटजी मेकर रहे हैं। उनकी तो एक अपनी कंपनी रही है, वो तो अपना प्राइवेट व्यवसाय चलाते हैं। अब उस प्राइवेट व्यवसाय के बहुत सारे रंग रूप सामने आ रहे हैं। अब जो नई नई स्ट्रेटजी सामने आ रही है और उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि कैसे भी करके एनडीए को चुनाव जिताना है। तो उन्होंने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारे। तो उस वक्त में उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार की 25 से ज्यादा सीटें आई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब मीडिया वाले उनके पीछे पड़ रहे हैं और पवन गौंड भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई अब इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, किस बात का इस्तीफा मांग रहे हैं। और वो खुद कह रहे हैं कि भाई मैं इस्तीफा किस बात का दूं, मैं तो किसी पद पे हूं ही नहीं। लेकिन इस्तीफा मांगा जा रहा है राजनीति से। तो ये पवन गौंड को ये बात समझनी चाहिए ना कि उनसे जो इस्तीफा मांगा जा रहा था वो राजनीति से इस्तीफा मांगा जा रहा था। भाई आप जो फर्जी राजनीति के अंदर उतरे और फर्जी अपना एक स्ट्रेटेजी प्लान लेकर के आप राजनीतिज्ञ बन के वहां पर उतरेंगे, एक नई पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाकर सारे बिहार के युवाओं को रोजगार दिलवा रहे थे, इंडस्ट्री चलवा रहे थे, टेक्सटाइल मिल चलवा रहे थे, एयरलाइंस चलवा रहे थे, शिपिंग कॉर्पोरेशन चलवा रहे थे। वो इसीलिए चलवा रहे थे और वो सारे मुद्दे गरीबों के उठा रहे थे। आप ये देखिए, गरीबों के मुद्दे उठाने वाले, मजलूमों के मुद्दे उठाने वाले, मजदूरों के मुद्दे उठाने वाले और पढ़ाई वाले, शिक्षा के मुद्दे उठाने वाले जितने भी लोग थे, वो क्या सोच रहे थे कि जो गरीब लोगों का वोट है वो हमारे पास आ जाएगा और जो ये छोटी कास्ट के लोग हैं, छोटी जातियों के लोग हैं, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, शोषित समाज है, वंचित समाज है, ये सारे समाज का वोट हमारे पास आएगा, बटेगा, यानी कि हमारे पास भी बटेगा और जो इनकी बात करती है, इनके उत्थान की बात करती है, उन पार्टियों के पास से भी जाएगा। तो ऐसी पार्टियां कौन सी थी? ऐसी पार्टियां तो थी इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की। और महागठबंधन की पार्टियों में अगर इन वोट का चला जाएगा, इन लोगों का वोट चला जाएगा तो ये जीत सकते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर सीधे सीधे तौर पर इस तरीके के मुद्दे उठा रहे थे ताकि वो गरीब लोगों का वोट
इंडिया यानी महागठबंधन से छिटका करके अपने पार्टी में ले आए तो वोट का बंटवारा होगा और उधर एनडीए जीत जाएगा। शुरू से ही हम लोग कह रहे हैं कि इनका राजनीति से दूर दूर तक का कोई मैटर नहीं है, ना इनको राजनीति करनी है, ना इनको राजनीति में आना है। वो इसीलिए कह रहे हैं भाई मैं किस बात का इस्तीफा दूं, किस चीज़ से इस्तीफा दूं, मेरे पास तो कोई पद है नहीं। पद उनके पास है अपनी कंपनी का, जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं, दूसरों के लिए हायर होकर के वो काम करते हैं। एनडीए ने उनको हायर कर रखा था और हायर होने के बाद ये उनका इस बार भी स्ट्रेटेजी प्लान था कि ये इस बार चुनावी मैदान में उतर करके एनडीए को फायदा पहुंचाएंगे। वो उन्होंने अपना काम कर दिया, उनको उनकी फीस मिल गई, तो अब किस बात का इस्तीफा देंगे वो? भाई अब ये तो है नहीं वो अपनी कंपनी के पद से इस्तीफा दे देंगे। तो इसलिए जो मीडिया कर्मी उनसे ये पूछ रहे हैं या पवन गौंड उनसे पूछ रहे हैं कि भाई अब ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, तो इस्तीफा तो राजनीति से मांग रहे हैं जो मीडिया कर्मी मांग रहे हैं। लेकिन उनका कहना सही है प्रशांत किशोर का कि भाई मेरे पास तो कोई पद है नहीं, मैं कौन से पद से इस्तीफा दूं, क्योंकि जिस पद पर रहते हुए उन्होंने एनडीए का फायदा किया, जो उनका अपनी कंपनी के वो सीईओ हैं, मैनेजर हैं, वो जो इलेक्ट्रॉल कंपनी है उनकी इलेक्ट्रॉल मैनेजमेंट जो करती है, तो उस कंपनी के जरिए उन्होंने एनडीए को फायदा दे दिया। उस कंपनी से तो भाई कोई इस्तीफा उनसे ना ले सकता है, ना वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो उनका निजी मामला है, कोई प्रदेश का मामला नहीं है, कोई राजनीतिक मामला नहीं है। वो एक निजी कंपनी के मालिक हैं और निजी कंपनी के सुनने में तो ये भी आया था सुनने में कि प्रशांत किशोर के साथ जितने भी युवा थे वो सब अगड़े समाज से थे। सारे युवा अगड़े समाज से थे और बहुत सारे तो ब्राह्मण लोग थे। मैं तो सीधा सीधा कह देता हूं कि ब्राह्मण लॉबी को, ठाकुर लॉबी को और सबको उन्होंने जोड़ने का काम किया, और वो भी ऐसे लोगों को जिनका मोहभंग हो चुका एनडीए से। सिर्फ उन लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। यानी कि अगर आप ये देखिए कि महागठबंधन में अगर बड़े समाज के, अगड़े समाज के लोग जाना चाह रहे थे और वो समर्थन दे रहे थे कि इस बार हम जो है जो राजद को समर्थन देंगे, कांग्रेस को समर्थन देंगे या इनके जो घटक दल हैं उनको समर्थन देंगे, तो इन वोट बैंक को रोकने के लिए बैरियर थे प्रशांत किशोर, और उन्होंने अपने बैरियर का काम बखूबी निभाया। जो भी वोट उधर जा रहा था ब्राह्मण समाज का या ठाकुर समाज का, अगड़े समाज का, उसको उन्होंने अपने यहाँ रोक लिया। वोट तो उनको मिला है और वो वोट वही मिला है उनको। ये वोट पूरा जो उनको मिला है, ये वोट प्रतिशत अगर आप महागठबंधन में मिला दें तो कहीं से कहीं तक भी एनडीए गठबंधन जीतेगा नहीं। और उनकी 2 बी टीम वहां पर लगी हुई थी। दूसरी बी टीम कौन सी थी? दूसरी बी टीम वो थी जो अपने आप को मुस्लिमों का नेता बताते हैं, 5 सीट वहां पर जीत करके आ गए, लेकिन समझ में ये नहीं आ रही है कि जब एमआईएम इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ रही थी तो मुसलमान विधायकों की संख्या कम क्यों नजर आ रही है। आप ये भी तो देखिए कि पिछले चुनाव की तुलना में, पिछले चुनाव में तो ओवैसी साहब इतना ज्यादा जम के दहाड़ भी नहीं मार पा रहे थे वहां बिहार के अंदर, बिहार चुनाव के अंदर, तब भी इतनी सीटें थी। इसका मतलब साफ है कि जो बिहार के अंदर अगर इस तरीके की पार्टियां जा रही हैं कि वो मुस्लिमों के हित की बात कर रही हैं, कोई पार्टी किसी और जाति के हित की बात कर रही है, तो वो सिर्फ एनडीए को जिताने का काम कर रही है। आप देखिए जब एमआईएम इतने अच्छे तरीके से चुनाव नहीं लड़ी थी तो मुसलमान जो विधायक थे वो ज़्यादा जीत करके आए थे। एमआईएम ज़्यादा अच्छे से चुनाव लड़ी तो मुसलमान विधायक कम निकल करके आ रहे हैं, संख्या पिछली बार से कम है मुस्लिम विधायकों की। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारे बीच में लोग आते हैं हमारी जातियों का नाम लेकर के, हमारे समाज के महापुरुषों का नाम लेकर के, और यही प्रशांत किशोर ने भी किया। प्रशांत किशोर ने ठाकुर वोट जो आप बता रहे हैं, अगड़ा वोट, उन्होंने ठाकुर वोट, ब्राह्मण वोट, जो ऐसा वोट था जिसका एनडीए से मोहभंग हो चुका है, जो एनडीए के खिलाफ वोट पड़ता है, उस वोट को साधने का काम किया और अपना जो उनकी कंपनी का काम था वो उन्होंने बखूबी निभा दिया। अब उनको जो हायर कर रखा था एनडीए ने, उनको फीस मिल गई होगी, वो निजी मामला है, उसमें ना हम पढ़ सकते हैं ना आप पढ़ सकते हैं। तो ये था पूरा प्रशांत किशोर का गुणागणित। इस गुणागणित पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।